चारों तरफ फूल, हरियाली, ठंडी हवा। बसंत का मौसम किसे पसंद नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि बसंत का मौसम हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा इसे हम आज देखते हैं। तो कैसे बना ये इतना सुहावना? आज की लोक कथा में इसी का जवाब हमें मिलेगा। और एक और ज़रूरी बात, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी रोचक कहानियाँ आपसे छूट ना जाएं। कहते हैं कि किसी समय एक बड़ा नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। उसके राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बगीचे, कलकल करती नदियां और सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, इसलिए उसकी प्रजा बहुत सुखी रहती थी। उसके राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा का परिवार बहुत छोटा था, एक रानी और एक राजकुमारी। राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए रानी और राज्य के महामंत्री, सेनापति, राज्य गुरु सभी ने राजा को ये सुझाव दिया कि वह एक दूसरा विवाह भी कर ले ताकि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा रानी को बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर अपना प्यार बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो दूसरा विवाह करने के लिए नहीं माने। धीरे धीरे कई साल बीत गए। राजा का जीवन बहुत सुखी था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी माँ के समान ही सुंदर, कोमल और सहृदय यानी दयालु थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी। राजा के पास आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिए, लेकिन राजकुमारी अभी विवाह की इच्छुक नहीं थी, इसलिए राजा ने किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी का महल बहुत शानदार था। उसके महल के पीछे एक हरा भरा बागीचा था। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे जिन पर बड़े स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी प्रतिदिन प्रतिकाल सुबह शाम अपनी सहेलियों के साथ महल के पीछे वाले बगीचे में आ जाती थी और तेज़ धूप निकलने से पहले ही वहाँ से चली जाती थी। तेज़ धूप होते ही वह महल में आ जाती थी। बगीचे में टहलना राजकुमारी का सबसे प्रिय शौक था। राजकुमारी के महल के बगीचे में एक बावड़ी थी। इसका पानी बहुत साफ और स्वादिष्ट था। महल के लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। बगीचे में टहलते टहलते जब राजकुमारी थक जाती थी तो इसी बावड़ी की मुखडेर पर बैठकर आराम करती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के पीछे के बागीचे में टहल रही थी। दो सखियां भी थी। अचानक राजकुमारी को लगा कि कहीं से आसपास बहुत दुर्गंध आ रही है, कहीं से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। उसने अपनी सखियों से दुर्गंध आने की बात कही और बावड़ी की मुखडेर पर आकर बैठ गई। मुखडेर पर बैठते ही राजकुमारी की तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर वहां गिर पड़ी। राजकुमारी के अचेत होते ही दोनों सखियां घबरा गई। उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को संभाला और उसे उठाकर महल के भीतर ले आईं। राजकुमारी की एक सेविका ने राजकुमारी के बेहोश होने की खबर राजा को दी। राजा उस समय दरबार में था। जैसे ही उसे राजकुमारी के बेहोश होने का समाचार मिला तो वह राजवैद्य को लेकर राजकुमारी के महल में आ गया। राजवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया। उसकी समझ में बस इतना आया कि राजकुमारी की बेहोशी की वजह कोई बदबू, कोई दुर्गंध है। राजा ने यह बात मालूम होते ही अपने कई सैनिक बुलवाए और उन्हें दुर्गंध का कारण मालूम करने के लिए बगीचे में भेजा। सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक एक सैनिक की दृष्टि मरे हुए एक मोटे तगड़े आधे खाए चूहे पर पड़ी। इस चूहे से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। हो सकता है कि रात को कोई बिल्ली या कोई पक्षी इसे उठा लाया हो और आधा खाकर यहीं छोड़ दिया हो। सैनिकों ने तुरंत जाकर राजा को ये खबर दी। राजा ने शहर के बाहर चूहे को जलाकर ज़मीन में गाड़ने का हुक्म दिया। राजकुमारी के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमारी अभी तक बेहोश ही थी। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। राजकुमारी को अभी तक होश नहीं आया था। राजवैद्य उसे तरह तरह की औषधियां देते रहते थे, लेकिन उस पर किसी भी दवाई का कोई असर ही नहीं पड़ता था। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग बहुत दुखी थे और राजकुमारी के शीघ्र होश में आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह एक हफ्ता और बीत गया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। इस बीच राजवैद्य ने अपने राज्य के अन्य वैद्यों तथा पड़ोसी राज्य के वैद्यों को भी बुलवाया और उनसे सलाह ली
और राजकुमारी को बहुत प्रभावशाली औषधियाँ दी, लेकिन सभी औषधियाँ बेअसर रही। राजा और रानी 2 हफ्तों से राजकुमारी के पास बैठे हुए थे। उनसे राजकुमारी की हालत देखी नहीं जा रही थी। राजकुमारी बिना कुछ खाए पिए 2 हफ्तों से अचेत पड़ी थी। राजवैद्य और उसके साथी वैद्यों की औषधियां भी बेअसर होती जा रही थी। राजा रानी की चिंता बढ़ रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें और क्या नहीं। इसी तरह 1 महीना बीत गया। राजकुमारी अभी भी अपने बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसका सुंदर गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे चारों ओर कालिमा सी छा गई थी। राजा रानी, राजवैद्य और उसके साथी वैद्य सभी हिम्मत हार चुके थे। अब सभी को केवल ईश्वर का सहारा रह गया था। एक बड़े से कमरे के बीच बड़े से पलंग पर राजकुमारी बेजान सी पड़ी थी। उसके आसपास उसके दोनों माता पिता, राजा और रानी बैठे थे। राजकुमारी से कुछ दूरी पर खड़े राजवैद्य, महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि आपस में राजकुमारी की बीमारी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। अचानक महामंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। महामंत्री तुरंत अपने स्थान से उठा और राजा के पास पहुंचकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महामंत्री को सुझाव दिया कि वह अपने राज्य में आपस के राज्यों में घोषणा करवा दे कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे सोने की 1 लाख मोहरें पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को महामंत्री का यह सुझाव अच्छा लगा। उसने इस सुझाव को और भी आकर्षक बनाते हुए महामंत्री से कहा कि ये घोषणा करवाओ कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। महामंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में भी खबर फैला दी कि पुरस्कार में आधा राज्य दिया जाएगा। अगले दिन से ही एक से बढ़कर एक अनुभवी वैद्य आने लगे। वे आधे राज्य के लालच में अच्छी से अच्छी दवाई राजकुमारी को देते, किंतु कोई भी लाभ नहीं होता। अंत में वे वापस लौट जाते। वह यही सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। एक लंबा समय बीत चुका था। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उसकी स्थिति में अंश मात्र का भी सुधार नहीं हुआ था। राजा रानी, महामंत्री, सेनापति, राजवैद्य, राजपुरोहित सभी निराश हो चुके थे। अब राजकुमारी के ठीक होने की कोई आशा नहीं रह गई थी। प्रातःकाल का समय था। अचानक एक सेवक ने राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताया कि परदेश से कोई एक युवक आया है जो ये दावा करता है कि वो राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा को एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने सैनिक को आदेश दिया कि वह पूरे सम्मान के साथ उस नवयुवक को लेकर आए। सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नवयुवक को महल के भीतर ले आया। राजा ने नवयुवक को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी उम्र कुछ 20-22 साल की होगी। वह राजकुमारों के समान सौम्य और सुंदर था। नवयुवक के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास था। राजा के साथ ही राजा के आसपास के लोग भी नवयुवक को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नवयुवक ने सर्वप्रथम राजा और रानी को प्रणाम किया और इसके बाद उनसे पूरी बात बताने को कहा। राजा के स्थान पर राजकुमारी की सहेली ने नवयुवक को राजकुमारी के महल के बगीचे में घूमने और बदबू आने से लेकर तक की सारी बात सुना दी। नवयुवक पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने राजकुमारी को बगीचे में ले जाने के लिए कहा। राजा ने नवयुवक से कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि सभी लोग इस नवयुवक की आज्ञा का पालन करें। नवयुवक ने राजकुमारी की सेविकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में राजकुमारी के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और फिर राजकुमारी को बगीचे में पहुंचाया जाए। नवयुवक की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और बगीचे में शानदार बिस्तर लगाया गया। इसके बाद 4 सेविकाओं ने राजकुमारी को उठाकर बगीचे में पहुंचा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक पेड़ के नीचे लगवाया था। बसंत के दिन थे। प्रातःकाल की हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। राजकुमारी एक पेड़ के नीचे लगे बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसके चारों ओर राजा, रानी और राज्य के अन्य लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि नवयुवक पर थी कि अब आगे क्या होगा। अचानक नवयुवक ने दोनों आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कुछ बुदबुदाने लगा। शायद वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। बांसुरी की आवाज़ में दैव्य आनंद था। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि सभी उस धुन पर मुग्ध हो गए। अचानक एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी जिस पेड़ के नीचे लेटी थी उसी पेड़ पर खुशबूदार फूल खिलने लगे और उसके फूल खिलकर झड़ने लगे और राजकुमारी पर आकर गिरे।
अब नवयुवक बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। वह जहाँ भी बांसुरी बजाते हुए जाता, उस पेड़ के नीचे से गुजरता, वही पेड़ फूलों से लद जाता था। इसी समय राजकुमारी को होश आ गया। वह उठकर बैठ गई और बगीचे में चारों ओर फैले हुए फूलों को बड़े हैरानी से देखने लगी। इसके पहले राजकुमारी या किसी ने भी ऐसे फूल कभी नहीं देखे थे। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग बहुत खुश हो गए। वे राजकुमारी के हालचाल पूछने लगे और नवयुवक को कुछ देर के लिए भूल से गए। जब उन्हें नवयुवक की याद आई तो वह जा चुका था। वो पता नहीं बांसुरी बजाता हुआ किन पेड़ों के बीच में कहाँ गायब हो गया था। राजा और उसके सेवक ने नवयुवक को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं मिला। अगले दिन सभी ने देखा राज्य के सारे वृक्षों पर वैसे ही रंग बिरंगे अनोखे फूल खिले थे, जिनकी खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। कहते हैं कि वो नवयुवक हर साल बसंत में बांसुरी बजाता हुआ निकलता है। उसकी बांसुरी की धुन से ही पेड़ों पर फूल लग जाते हैं और चारों ओर उन्हीं से खुशबू फैल जाती है।